मैं फिर खिड़की से उस लटकी हुई इंसान की तरफ देखने लगा। अब वह ज्यादा नहीं हिल रही थी, शायद थक चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी शक्ल कुछ साफ दिखाई देने लगी। उसने काले रंग का टॉप पहना हुआ था और उसके शरीर पर खून जैसे कई निशान दिख रहे थे। तभी मुझे याद आया कि घर में बिनोक्यूलर्स पड़े हैं। मैंने जल्दी से उन्हें निकाला और दोबारा देखा। इस बार मैं उसे पहचान गया। वह सामने वाली बेंचमार्क हेयर सैलून में काम करने वाली हेयर ड्रेसर थी। उसका काम का नाम अनकी था। असली नाम मुझे नहीं पता था। उस सैलून की रेट्स काफी सस्ती थीं, सिर्फ 15 यूएन में हेयर कट और वॉश, इसलिए मैं अक्सर वहीं बाल कटवाता था। अनकी की हल्की सुनहरी डाइड हेयर थी। उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी। वह बहुत धीरे और शांति से बात करती थी और बाकी हेयर ड्रेसर्स की तरह बेवजह लगातार बातें करके इरिटेट नहीं करती थीं, इसलिए वह मुझे ठीक लगती थी। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और उसे नीचे उतार लिया, लेकिन उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। वह पूरी तरह डरी हुई थी। पुलिस ने उसे एक कोट ओढ़ा दिया था, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, जैसे सदमे में चली गई हो। अनकी के शरीर पर खून से कई अजीब सिंबल्स बनाए गए थे। वे किसी टेढ़े मेढ़े अरबिक नंबर्स जैसे दिख रहे थे, लेकिन साथ ही ऐसे लग रहे थे जैसे लोहे की चेन्स उसके पूरे शरीर को लपेटे हुए हों। पुलिस ने पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया और बाद में मेरे कमरे पर आकर मुझसे भी पूछताछ की। मैंने जो कुछ देखा था सब सच सच बता दिया, बस गॉड सिम्युलेटर और डीमन रिचुअल वाली बात छिपा ली। जब तक बयान खत्म हुआ रात के 2 बज चुके थे, लेकिन एनर्जी स्टाफ हाथ में होने की वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं वापस कमरे में आया और फ्लावर पॉट में बैठे कैक्टस सर्वेंट की तरफ देखा। क्या तुम पहले कभी हमारी दुनिया में आए हो? कैक्टस सर्वेंट ने तुरंत सिर झुका लिया। हे महान भगवान, यह पहली बार है जब आपका विनम्र सेवक आपके डिवाइन वर्ल्ड में आया है। मुझे फॉरेस्ट गॉड ने जीवन दिया था, लेकिन उनका डिवाइन वर्ल्ड आपके संसार जैसा नहीं था। वहां हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। मैं बहुत छोटा और तुच्छ हूं। गॉड्स की दुनिया कैसी होती है, इसे समझना मेरे लिए असंभव है। मैंने फिर पूछा, फॉरेस्ट गॉड दिखते कैसे थे? कैक्टस सर्वेंट कांप उठा। उन्हें सीधे देखना संभव नहीं था, बिल्कुल आपकी तरह। मैं सिर्फ उनकी एक धुंधली छाया देख पाता था। इतने महान अस्तित्व का असली रूप शब्दों में बताना असंभव है। धीरे धीरे मैंने उससे काफी जानकारी निकलवाई। उसका कोई नाम नहीं था। वह फॉरेस्ट गॉड द्वारा बनाए गए अनगिनत कैक्टस सर्वेंट्स में से सिर्फ एक था। उसकी पूरी जिंदगी मंदिर में सफाई और छोटे मोटे काम करते हुए बीती थी। बाद में फॉरेस्ट गॉड ने इन सर्वेंट्स को ब्लेसिंग के रूप में पिक्सल वर्ल्ड में भेज दिया, लेकिन फिर कभी उन्हें वापस नहीं बुलाया। समय के साथ मंदिर टूटता गया और आखिरकार फॉरेस्ट गॉड के मरने के बाद पूरी श्राइन बर्बाद हो गई। कैक्टस सर्वेंट भी उसी खंडहर के नीचे दब गया। बहुत साल बाद फॉरेस्ट ट्राइब के लोग जब जंगल में मशरूम खोद रहे थे, तब उन्हें वह मिला। लेकिन एक खास बात थी, सिर्फ गॉड्स ही कैक्टस सर्वेंट्स को एक्टिवेट कर सकते थे। पिक्सल लोग उन्हें कभी उनकी असली फॉर्म में वापस नहीं ला सकते थे। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम फॉरेस्ट गॉड की छोड़ी हुई चीज हो तो आज से तुम्हारा नाम शाओयान होगा। कैक्टस सर्वेंट तुरंत झुक गया, जैसे उसे यह नाम बहुत पसंद आया हो। अगला दिन ऑफिस में छुट्टी का समय करीब था, तभी सहकर्मी बातें करने लगे। सुना क्या, वो पागल आदमी फिर दिखाई दिया, और इस बार भी जू यूएन कम्युनिटी में। मैंने कहा था ना वहां खतरा है। अच्छा हुआ तुम रात में अकेले नहीं गए, वरना अगर उस साइकोपैथ से सामना हो जाता तो। उनकी बात सुनकर मुझे फेंग जाए की याद आई। शुक्रिया कहने के लिए मैंने उसके लिए छोटा केक और कॉफी ऑर्डर कर दी। ऑफिस खत्म होते ही मैं शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तेज रफ्तार में घर की तरफ निकल पड़ा। बस से कहीं तेज था, ना ट्रैफिक की टेंशन, ना डिलेज। शॉर्टकट लेते हुए मैं सीधा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही मैं बिना समय गंवाए सीधे कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने गेम खोला तब तक पिक्सल वर्ल्ड में सर्दी खत्म हो चुकी थी। सारी बर्फ गायब हो गई थी और उसकी जगह जमीन पर हरी घास और छोटे छोटे नए पौधे उगाए थे। गार्लिक ट्राइब के लोग लगातार नई जमीन साफ करके खेती बढ़ा रहे थे, जबकि फॉरेस्ट ट्राइब के लोग फिर से जंगलों में शिकार करने निकल पड़े थे। सबकी जिंदगी वापस सामान्य हो गई थी। स्क्रीन पर दूर दूर तक फैले व्हीट फील्ड्स को देखकर मुझे भी अजीब सी खुशी हो रही थी। प्रॉफिट और शमन मंदिर के बाहर खड़े आपस में बात कर रहे थे। उनके सिर पर बार बार स्माइल इमोजी उभर रहे थे, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण बात पर सहमत हो रहे हों। तभी उनकी बातचीत के टेक्स्ट दिखाई देने लगे। शामन बोला, फॉरेस्ट ट्राइब के पूर्वज कभी फॉरेस्ट गॉड के फॉलोअर्स थे, लेकिन वह सिर्फ बुजुर्गों की कहानियों में बची हुई बात है। कहा जाता है कि वह पिछले युग की बात थी, जब फॉरेस्ट गॉड अभी जीवित थे। तब यह जंगल दुनिया के आधे हिस्से तक फैला हुआ था। उस समय सारे जानवर फॉरेस्ट ट्राइब के दोस्त थे, यहां तक कि भयानक डीमंस भी सर्वेंट्स बनाकर वश में कर लिए गए थे। हर इंसान लंबी उम्र जीता था, पेड़ों के साथ सह अस्तित्व में रहता था और गॉड्स द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करता था। लेकिन अब वह समय इतना दूर हो चुका है कि हमें खुद नहीं पता कि उन कहानियों में कितना सच है। पिछले शामन के समय से ही हमारा ट्राइब भोजन की कमी से जूझ रहा है। सर्दियां और ठंडी होती जा रही हैं, जानवर कम होते जा रहे हैं और डीमन फॉलोअर्स जंगल में घूमने लगे हैं। ये जंगल धीरे धीरे मर रहा है। फिर शमान कुछ पल चुप रहा और गंभीर आवाज में बोला, मेरे दोस्त, अब हमें एक कठिन फैसला लेना होगा। हम जंगल छोड़कर याओ गॉड के मंदिर के पास बसना चाहते हैं। क्या याओ गॉड हमें स्वीकार करेंगे? यह सुनते ही प्रॉफिट के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका, फिर बल्ब जल उठा। जो भी सच्चा बिलीवर होगा उसे याओ गॉड का संरक्षण मिलेगा। गार्लिक ट्राइब तुम्हारा स्वागत करती है। अगले ही पल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन उभरी। गार्लिक ट्राइब और फॉरेस्ट ट्राइब का विलय हो गया है। फेथ में वृद्धि हुई। ब्लेसिंग पूरी तरह दुनिया में समा गई। वीट अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। मैंने तुरंत ऊपर फेथ काउंटर की तरफ देखा। फेथ सीधे 69 से बढ़कर 237 हो चुका था। पॉपुलेशन भी 38 से उछलकर 186 हो गई थी। मैं खुशी में हवा में मुट्ठी लहराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार शुरुआती इन्वेस्टमेंट और पेशेंस का फल मिल गया था। दोनों ट्राइब्स के मर्ज होने के बाद फॉरेस्ट ट्राइब के लोग धीरे धीरे जंगल छोड़कर गार्लिक ट्राइब के पास बसने लगे। वे भी अब हट्स बना रहे थे, खेत तैयार कर रहे थे और व्हीट ऑफ गार्लिक उगाना सीख रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ट्राइब के हंटर्स अभी भी अपना पुराना काम कर रहे थे। वे नियमित रूप से जंगल में जाकर शिकार करते और मीट लेदर लेकर लौटते।
धीरे धीरे गालिक ट्राइब के लोग भी लेदर वेस्ट्स पहनने लगे। अब दोनों ट्राइब्स के लोगों में फर्क करना लगभग असंभव हो गया था। नई गालिक ट्राइब तेजी से प्रॉस्पर कर रही थी, लेकिन तभी वह हीरो ब्रदर्स फिर मुसीबत में फंस गए। पता नहीं कब वे दोनों जंगल के पश्चिमी हिस्से में बहुत दूर तक चले गए थे, जहां घने जंगल पहाड़ों से मिलते थे। अचानक दोनों हीरोज तेजी से ट्राइब की तरफ भागते दिखाई दिए। उनके सिर पर वार्निंग मार्क्स चमक रहे थे। दुश्मन, जंगल में दुश्मन है, अटैक! दोनों हीरोज की वार्निंग मिलते ही पूरा ट्राइब अलर्ट हो गया। प्रॉफिट और शामन के नेतृत्व में सारे हंटर्स ने अपने वुडन स्पीयर्स उठा लिए। जल्द ही पश्चिमी जंगल से दुश्मन बाहर आए। वे जंगली लोग थे, शरीर पर एनिमल स्किन्स, हाथों में स्टोन एक्सेस। उनकी संख्या सिर्फ 10-15 थी, लेकिन वे बेहद खतरनाक थे। उन्होंने आते ही 30 से ज्यादा हंटर्स से भिड़ंत शुरू कर दी। खाना दे दो वरना सबको मार देंगे। हंटर्स उनके सामने काफी मुश्किल में थे, लेकिन तब दोनों हीरो ब्रदर्स ने अपनी असली कीमत दिखाई। वे वुडन क्लब्स लेकर दुश्मनों के पीछे पीछे घूमते, मौका देखकर उनके सिर पर वार करते और तुरंत भाग जाते। उनकी स्पीड और टीम वर्क की वजह से वाइल्ड मैन उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। यह सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बार बार काम कर रही थी और वाइल्ड मैन लगातार परेशान हो रहे थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार वाइल्ड मैन पीछे हट गए। जाते जाते भी वे गुस्से में चिल्ला रहे थे, तुम लोगों की मौत तय है, हम फिर लौटेंगे, अपनी गर्दनें तैयार रखना। उन्हें भागते देख मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं चाहता था कि ट्राइब उन्हें पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन फिलहाल वे सिर्फ उन्हें भगा पाए थे। तभी शमन ने गंभीर आवाज में कहा, वे बारबेरियन ट्राइब के लोग हैं, वे पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होती, वे जंगली जानवरों की तरह हिंसक होते हैं। बारबेरियन ट्राइब बहुत ताकतवर है, उनका हर सदस्य एक मजबूत वॉरियर होता है। वे आसपास के सभी ट्राइब्स का खाना लूटते रहते हैं। फॉरेस्ट ट्राइब के खाने का बड़ा हिस्सा भी उन्हीं ने छीना था। वे डीमंस के फॉलोअर्स हैं, उन्हें डीमंस से शक्ति मिलती है और वे जानवरों में बदल सकते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। तो पिछली बार वाला ब्लैक बेयर असल में बारबेरियन ट्राइब का वॉरियर था, इसलिए वह इतना ताकतवर था और सही ट्राइब पहचान भी नहीं पाया था। उसकी बुद्धि लगभग जानवर जैसी थी। मैंने तुरंत बगल में रखे फ्लावर पॉट की तरफ देखा। शाओयान, कैक्टस सर्वेंट, तुरंत मिट्टी से उछलकर बाहर आया और सीधा खड़ा हो गया। हे भगवान, आपका वफादार सेवक आदेश की प्रतीक्षा में है। मैंने पूछा, क्या हर डीमन फॉलोअर जानवर में बदल सकता है? शाओयान ने सिर हिलाया। नहीं। महान भगवान, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शायद डीमंस की एक विशेष शक्ति है। केवल कुछ चुनिंदा फॉलोअर्स, जिन्हें हीरोज कहा जाता है, वही इस शक्ति को जागृत कर पाते हैं। ये सुनकर मुझे पिछली बात समझ आ गई। जब मैंने ब्लैक बेयर पर लाइटनिंग गिराई थी, तब उसका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वह कोई साधारण पिक्सल आदमी नहीं, बल्कि डीमन साइड का हीरो था। यानी हीरोज सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर मैंने अपनी नजर हीरो ब्रदर्स पर डाली। अगर ऐसा है तो तुम दोनों के पास कोई स्पेशल एबिलिटी क्यों नहीं है? मैंने क्यूरियोसिटी में उनका स्टेटस पैनल खोला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। फिश पसंद करने वाला भाई अब हीरो लेवल 2 बन चुका था। उसका प्रोफेशन फिशरमैन, अटैक 2, डिफेंस 1, लक 2, और उसके नीचे नई एबिलिटी चमक रही थी, वाटर सीकिंग लव 1, यानी वह किसी भी एनवायरमेंट में पानी का स्रोत ढूंढ सकता था। दूसरी तरफ पिग पसंद करने वाला भाई भी हीरो लेवल 2 पर पहुंच चुका था। उसका प्रोफेशन हंटर, अटैक 3, डिफेंस 2, और साफ दिख रहा था कि वह अब ट्राइब का सबसे ताकतवर फाइटर बन चुका था। जागृत क्षमता, ट्रैकिंग आर्ट लेवल 1, यानी ये इंसानों और जानवरों द्वारा छोड़े गए निशानों को पहचान सकता था। पता ही नहीं चला और ये चुपके से लेवल अप भी हो गया। ये दोनों क्षमताएं भले ही सीधी लड़ाई वाली स्किल्स नहीं थीं, लेकिन काफी काम की थीं। ट्रैकिंग आर्ट होने की वजह से ही इन्हें बर्बर कबीले की हलचल का पता चला था। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर मेरी नजर जंगल के पश्चिमी पहाड़ों की तरफ गई, जहां उन बर्बर लोगों का ठिकाना था। भगवान को नाराज करके इतनी आसानी से बच निकलना संभव नहीं था। मैंने तुरंत पलटवार की योजना बनाई। पहले दोनों हीरोज को पश्चिमी पहाड़ों में दोबारा जासूसी के लिए भेजा। ट्रैकिंग और पानी ढूंढने की क्षमता के कारण वे स्काउट बनने के लिए सबसे सही थे। इसके बाद मैंने मंदिर का इंटरफेस खोला। आशीर्वाद वाला स्लॉट अब खाली था। मैंने अपने बैग से लाल पीले रंग का बच्चों वाला खिलौना धनुष निकाला। पूरा प्लास्टिक का बना था और उसके तीरों के सिरे नरम रबर के थे। ऑफिस से लौटते समय खिलौने की दुकान से खरीदा था। शुरुआती आदिवासी सभ्यता के लिए धनुष बहुत बड़ी चीज थी। इससे लोग खतरनाक हाथापाई की लड़ाई से बचकर दूर से हमला कर सकते थे और दुश्मनों को धीरे धीरे खत्म कर सकते थे। भले ही ये बच्चों का खिलौना था, लेकिन उसका मैकेनिज्म असली जैसा ही था। मैंने खिलौना धनुष माउस पर रखा और आशीर्वाद स्लॉट में लाल पीले रंग का धनुष दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, धनुष, देवता का आशीर्वाद। एक शक्तिशाली दूर से मार करने वाला हथियार, जो सेना और शिकारी दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। क्या आप इसे अपने भक्तों को देना चाहते हैं? मैंने तुरंत हाँ दबाया। पूरे गार्लिक ट्राइब के लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गए। याओ, देवता ने नया आशीर्वाद दिया है। धनुष, अद्भुत धनुष, कमाल का हथियार। अब हमें दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा उत्साहित शिकारी थे। उनके सिर पर स्माइली फेस थे और वे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने तुरंत अपने लिए धनुष बनाए और उत्साह से जंगल की ओर भाग पड़े। पैगंबर के सिर पर सवालिया निशान उभरा। धनुष, दूर से मार करने वाला हथियार। देवता हमें हथियार बंद करना चाहते हैं ताकि हम अब किसी खतरे या हमले से न डरें। देवता की इच्छा है कि हम दानव भक्तों के खिलाफ लड़ें और इन जंगली दुष्टों को हराएं। जरूर यही मतलब है। लेकिन शमन की सोच अलग थी। धनुष मेंढक की जीभ जैसा है। इसे पकड़ने वाला सुरक्षित दूरी से शिकार कर सकता है। अब हम सिर्फ खरगोश और बंदर ही नहीं, उड़ते पक्षियों को भी मार सकते हैं। जहरीले सांप, भालू और भेड़ियों से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें और ज्यादा धनुष चाहिए। अब हर इंसान एक योद्धा बन सकता है। तभी स्क्रीन पर नया संदेश आया। आपके आशीर्वाद ने आपके भक्तों को धनुष बनाना और इस्तेमाल करना सिखा दिया है। विश्वास बढ़ गया है। एक ही बार में फेथ 30 अंक बढ़कर 200 से सापर हो गया।
धनुष चलाना सीखने के बाद गार्लिक ट्राइब की ताकत साफ दिखाई देने लगी। बाहर जाने वाले लगभग हर पिक्सेल इंसान की पीठ पर अब धनुष लटका होता था। शिकारी अब भालू और हिरण जैसे बड़े शिकार लेकर लौटने लगे। झोपड़ियों पर ज्यादा चमड़े चढ़ाए जाने लगे और लकड़ी के ढांचों पर ज्यादा सूखा मांस लटकने लगा। तभी दोनों हीरोज की तरफ से खबर आई। उन्हें एक नया कबीला मिला था जिसका नाम था डिले ट्राइब। उन्होंने सुना था कि हमारे पास भरपूर अनाज है, इसलिए वे व्यापार करना चाहते थे। बर्बर कबीला तो नहीं मिला, लेकिन यह एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी था। मैंने दोनों भाइयों को वापस बुलाया और वे डिले ट्राइब के लोगों को साथ लेकर लौटे। आने वाले दो लोग लिनन के कपड़े पहने हुए थे और पीठ पर कपड़े के बैग टांगे हुए थे। उन्हें देखकर ही अमीर व्यापारी जैसा एहसास हो रहा था। आते ही उन्होंने पैगंबर और शमन से व्यापार की बात शुरू कर दी। डिले ट्राइब हमेशा अलग अलग कबीलों से व्यापार करता है। हम नमक देकर अनाज, कपड़े और औषधियां लेते हैं। अब हम तुम लोगों से गेहूं के बदले नमक का व्यापार करना चाहते हैं। पैगंबर के सिर पर सवालिया निशान उभरा। ये एक मौका लगता है। हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि देवता का विश्वास और फैले। मैं यह देखकर काफी खुश हुआ। आखिर पैगंबर ही मेरी सोच सबसे अच्छे से समझता था। उसने पूछा, डिले ट्राइब के दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी बेहतर जगह बसने के बारे में सोचा है? डिले ट्राइब के लोग एक दूसरे को देखने लगे। हमारे पास व्यापार है, व्यापार ही सब कुछ है। हर चीज खरीदी बेची जा सकती है, हमें किसी चीज की कमी नहीं। तभी शमन भी बोला, बर्बर कबीला पहाड़ों में रहता है। वे दानव की पूजा करते हैं और हर गैर दानव आस्था वाले कबीले पर हमला करते हैं। डिले ट्राइब भी इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन डिले ट्राइब के लोग मुस्कुराने लगे। ये कोई समस्या नहीं, हम भी उस दानव देवता में विश्वास करते हैं। ये सुनते ही गार्लिक ट्राइब के सभी लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गए। डिले ट्राइब ने आराम से समझाया, हमारे मंदिर में 3 देवताओं की पूजा होती है। उनमें से एक वही दानव देवता भी है जिसे तुम लोग बुरा मानते हो। हम व्यापार और बुद्धिमत्ता के सहारे जीते हैं। जब तक जीवन बेहतर हो, कोई भी आस्था स्वीकार की जा सकती है। जरूरत पड़े तो यहाँ के देवता को भी मान सकते हैं। पैगंबर और शमन दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। मैं यह देखकर दंग रह गया। यह पहला बहुदेववादी कबीला था जिसे मैंने देखा था। वे पूरी तरह प्रैक्टिकल थे, जैसे शुरुआती दौर के व्यापारी हों। आखिरकार पैगंबर और शमन ने बातचीत के बाद सौदा मंजूर कर लिया। स्क्रीन पर संदेश आया। गार्लिक ट्राइब और डिले ट्राइब के बीच व्यापार शुरू हुआ। डिले ट्राइब का रवैया अब तटस्थ हो गया है। तभी डिले ट्राइब के दोनों लोग गांव में घूमते घूमते अचानक उत्साहित हो उठे। उनके सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमक उठा। गार्लिक, ये तो मसाला है। हमें एक अनोखा और दुर्लभ व्यापारिक सामान मिल गया। वे दोनों उत्साह में हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाने लगे, हमें जितना हो सके उतना लहसुन दो। बेशकीमती लहसुन, शानदार तीखा लहसुन। यह देखकर मैं हंस पड़ा। शुरुआत में यूं ही दिया गया लहसुन अब इतनी बड़ी चीज बन जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इंसानी सभ्यता के शुरुआती दौर में मसाले बेहद महंगे और लग्जरी चीज माने जाते थे। गेहूं, धनुष और चमड़ा तो सामान्य व्यापारिक सामान थे, लेकिन लहसुन आसपास के पूरे इलाके में एक अनोखा मसाला था। डिले ट्राइब के लोग 2 बोरी नमक छोड़कर ढेर सारा लहसुन लेकर जल्दी जल्दी वापस लौट गए। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर नया संदेश आया। डिले ट्राइब ने लहसुन को अपना मुख्य व्यापारिक सामान बनाने का फैसला किया है। उनका रवैया अब मित्रवत हो गया है। आपकी आस्था अब डिले ट्राइब में भी फैलने लगेगी। आपके आशीर्वाद ने डिले ट्राइब को अत्यंत प्रसन्न किया है। इसके साथ ही फेथ में सीधा 120 पॉइंट का इजाफा हुआ और कुल फेथ बढ़कर 377 हो गया। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। डिले ट्राइब साधारण नहीं था। सिर्फ उन्हें लहसुन का व्यापारिक अधिकार देने भर से इतना ज्यादा फेथ मिल गया। उनकी आबादी और ताकत पहले वाले फॉरेस्ट ट्राइब से कहीं ज्यादा लग रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह स्वाभाविक था। जो कबीला 3 अलग अलग देवताओं के बीच आराम से संतुलन बना सकता हो, उसके पास जरूर जबरदस्त ताकत होगी। अगर वे कमजोर होते तो बर्बर कबीला उन्हें कब का खत्म कर चुका होता। आधी रात के करीब गार्लिक ट्राइब पर बर्बर लोगों ने दूसरी बार हमला कर दिया। 25 जंगली योद्धा जानवरों की खाल पहने और पत्थर की कुल्हाड़ियां लेकर पश्चिमी जंगल से टूट पड़े। लेकिन इस बार हालात अलग थे। गार्लिक ट्राइब के शिकारी पहले से तैयार थे। उन्होंने रक्षा पंक्ति समेट ली और दोनों हीरोज की कमान में दूर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। बर्बर योद्धाओं के पूरे शरीर में तीर धंस गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले कभी धनुष बाण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। वे सिर्फ अपनी खाल और शरीर के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार जब वे शिकारियों तक पहुंचे, तब तक केवल 6-7 लोग ही बचे थे। संख्या में भारी बढ़त और धनुष के फायदे के कारण बर्बर पूरी तरह हार गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले और गार्लिक ट्राइब ने 4 बर्बर योद्धाओं को बंदी बना लिया। पैगंबर ने उनसे पूछताछ शुरू की, तुम्हारा कबीला कहां है? हम कभी धोखा नहीं देंगे। जिस दानव की तुम पूजा करते हो वो क्या है? हम महान देवता के भक्त हैं। तुम सब विधर्मी मरोगे। तुम लोगों की कुल संख्या कितनी है? हम कभी धोखा नहीं देंगे। चारों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब अनुभवी शमन ने दूसरा तरीका अपनाया। तुम्हारी बहादुरी और वफादारी ने हमारा सम्मान जीता है, लेकिन तुम हार चुके हो। वापस जाओगे तो तुम्हें अपने दानव और अपने ही कबीले से सजा मिलेगी। यहाँ पेट भरने के लिए गेहूं है, ज्यादा ताकतवर धनुष है, स्वादिष्ट लहसुन है, सूखा मांस है और नमक भी। अगर तुम गार्लिक ट्राइब में शामिल हो जाओ तो यह गद्दारी नहीं होगी, क्योंकि तब तुम महान याओ देवता की शरण में आ जाओगे। उनके संरक्षण में कोई दानव तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चारों योद्धा कुछ देर चुप रहे, फिर उनके सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क उभर आए। गार्लिक ट्राइब में शामिल हो जाओ, गार्लिक ट्राइब में शामिल हो जाओ। शमन सच में लोगों को पहचानने में माहिर था। इसके बाद उन चारों ने सब कुछ उगल दिया। उनका कबीला पश्चिमोत्तर पहाड़ों में एक विशाल गुफा के पास था। कुल आबादी 82 लोगों की थी, जिनमें से 40 लड़ने लायक योद्धा थे। गुफा के पास एक मूर्ति थी, जानवरों की खाल पहने एक देवता की, जिसका नाम था बीस्ट डिवोरिंग गॉड। वह देवता उनसे जीवित बलि मांगता था और जानवरों की खाल उतारने को कहता था। इसलिए कबीले को लगातार लूटपाट और शिकार करना पड़ता था। कबीले में 2 बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हीरोज पैदा हुए थे। उनमें से एक फॉरेस्ट ट्राइब पर हमले के दौरान गायब हो गया, जबकि दूसरा अभी भी कबीले में मौजूद था।
मजेदार बात यह थी कि कुछ ही देर पहले जो लोग दुश्मन, दानव, कभी विश्वासघात नहीं चिल्ला रहे थे, वही अब आराम से पक्ष बदल चुके थे। उन्होंने जानवरों की खाल उतारकर चमड़े की जैकेट पहन ली, धनुष उठाए और बड़ी आसानी से गार्लिक ट्राइब में घुल मिल गए। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि वह दानव देवता अपने कबीले को चलाना जानता ही नहीं था। वह बस अपने अनुयायियों को लगातार शिकार और लूटपाट करवाकर फेथ इकट्ठा करता रहता था। उसके लोगों की जिंदगी कैसी है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब धनुष मिलने के बाद बर्बर कबीले का खतरा काफी कम हो चुका था। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी फेथ बढ़ाना। यह एक तरह का रणनीतिक संसाधन था, जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। दूसरी बार का हमला रोकने के बाद गार्लिक ट्राइब में स्थिरता आने लगी। डीले ट्राइब लगातार लोग भेजकर लहसुन और धनुष खरीदने लगा। बदले में वे नमक, औषधियाम और खेती के औजार बेचते थे। उन्होंने तो यहाँ एक लकड़ी का मकान बनाकर स्थायी दुकान तक खोल दी। व्यापार और संपर्क बढ़ने के साथ धनुषधारी शिकारी और दूर तक जाने लगे। गार्लिक ट्राइब में बाहर से और लोग आकर बसने लगे। आबादी बढ़कर 247 हो गई और फेथ 448 तक पहुंच गया। एक ही दिन में इतना फेथ बढ़ने से मेरे मन में दबा हुआ विचार फिर जाग उठा। मंदिर में मौजूद एपोस्टल को बदलने के लिए 500 फेथ चाहिए थे। अब सिर्फ 52 अंक कम थे। अगर थोड़ा और इंतजार करूं तो एनर्जी स्टाफ और कैक्टस सर्वेंट हर घंटे 2 फेथ की स्थायी बढ़ोतरी दे ही रहे थे। शायद काम बन जाए। लेकिन अगले दिन सुबह 8:30 बजे जब मैं ऑफिस जाने निकला, तब भी फेथ 459 पर अटका हुआ था। पूरे दिन मेरा ध्यान काम में नहीं लगा। कल वीकेंड था और मेरा बस चलता तो तुरंत घर भागकर सिम्युलेटर के सामने बैठ जाता। एनर्जी स्टाफ थकान मिटा देता था, लेकिन जैसे ही उससे दूर होता, शरीर की सारी मांसपेशियों का दर्द और थकावट वापस लौट आती। वह किसी शक्तिशाली स्टिमुलेंट की तरह था। कुछ समय तक ऊर्जा बनाए रखता, लेकिन इंसानी शरीर की सीमा नहीं बदल सकता था। आखिर नींद अभी भी जरूरी थी। मैं लगातार मंदिर में पड़े उस एपोस्टल के बारे में सोच रहा था। क्या वह सच में इतने बड़े निवेश के लायक था? आखिर वह फॉरेस्ट गॉड का खास सेवक था। शियाओ यान जैसा एक छोटा कैक्टस सर्वेंट भी इतना उपयोगी निकला था, तो एपोस्टल निश्चित ही उससे कहीं ज्यादा खास होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे नया एपोस्टल बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिला था। फिलहाल यही एकमात्र रास्ता था। जैसे तैसे ऑफिस की छुट्टी का समय आया, तभी बॉस ने अचानक नया काम दे दिया। मुझे 20 किलोमीटर दूर किसी बड़े आदमी को कॉन्सर्ट की टिकट पहुंचानी थी। जब तक मैं वापस घर पहुंचा, रात के 8 बज चुके थे। मैं पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन कुछ भी सोचे बिना सीधे कंप्यूटर के सामने जा बैठा। फेथ अब 79 हो चुका था। ज्यादातर बढ़ोतरी जादुई वस्तुओं की वजह से हुई थी, क्योंकि आबादी का बढ़ना अब बहुत धीमा पड़ चुका था। इसलिए मैं पहले नहाने चला गया, फिर खिड़की के पास जाकर रात की ठंडी हवा लेने लगा और गली के स्ट्रीट लाइट को देखा। आज वहां कोई लटका हुआ नहीं था, जो कि नॉर्मल बात थी। अगर हर कुछ दिन में कोई ना कोई लटका मिले, तो वो डेमन प्लेयर सीधे पूरी पुलिस सिस्टम को चैलेंज कर रहा होता। मैं वापस कंप्यूटर के सामने आया। फेथ वैल्यू 501 दिख रही थी। मैंने टेम्पल इंटरफेस खोला और अपोस्टल वाले आइकन पर क्लिक किया। इसे रिवाइव करके आपके टेम्पल का अपोस्टल बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेथ पावर चाहिए। क्या आप 500 फेथ पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं? मैंने माउस ऑप्शन पर रखा, लेकिन तुरंत क्लिक नहीं किया और पास रखे कैक्टस से पूछा, शियाओ यान, एक अपोस्टल को रिवाइव करने में इतना ज्यादा फेथ लगता है क्या? अपोस्टल हर गॉड का सबसे इंपॉर्टेंट सहायक होता है, इसलिए यह पूरी तरह वर्थ है। लेकिन इस कॉफिन वाली अपोस्टल को मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता इसकी क्या एबिलिटी है। तुम फॉरेस्ट गॉड के सारे अपोस्टल्स को जानते हो? हाँ, मुझे चीफ अपोस्टल फॉरेस्ट साहब याद है। वो बहुत पावरफुल थे। फॉरेस्ट स्पिरिट्स को समन कर सकते थे। बाकी अपोस्टल्स को मैंने कभी नहीं देखा। मैं टेढ़ी नजर से कैक्टस को देखते हुए बोला, मतलब तुम सिर्फ एक को ही जानते हो? शियाओ यान घबरा गया। गॉड सामा! मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैं इस वाली को नहीं पहचानता। हर अपोस्टल की अलग पावर होती है। कोई बैटल में एक्सपर्ट होता है तो कोई इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन एक अपोस्टल जरूरी होता है। आपको भी दुनिया में चलने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मैं दोबारा स्क्रीन की तरफ मुड़ा। ठीक है, करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, फेथ वैल्यू सीधा गिरकर सिर्फ 1 रह गई। पिक्सल वर्ल्ड में नोटिफिकेशन आया, सोई हुई अपोस्टल ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी फेथ पावर ने उसके टूट चुके शरीर और सूख चुकी आत्मा को रिपेयर कर दिया है। वह मौत के सागर से तेजी से रिवाइव हो रही है। अपोस्टल फॉरेस्ट सोर्ड सुये आपकी इच्छा का पालन करेगी, आपके डिवाइन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी और आपकी फेथ की ज्वाला के लिए लड़ेगी। पत्थर का कॉफिन टूटकर बिखर गया। धूल हटने के बाद एक काले रोब में लिपटी हुई लड़की सामने दिखाई दी। सुइये की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। उसके समुद्र जैसे हरे लंबे बाल पीछे बंधे थे। उसका शरीर फिर से नरम और जिंदा जैसा हो गया था और चेहरे की सारी दरारें गायब हो चुकी थीं। वो मंदिर में एक घुटने पर बैठकर मेरे सामने झुक गई। उसकी लंबी काली चोगा जमीन पर फैली हुई थी। वो मूर्ति की तरफ नहीं बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे मेरी तरफ देख रही थी। हे महान देवता, सुइये अपनी सारी लॉयल्टी और फेथ आपको समर्पित करती है। स्क्रीन पर मैसेज आया कि मेरा पहला अपोस्टल जन्म ले चुका है और गार्लिक ट्राइब की फेथ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। बो एंड एरो का ब्लेसिंग भी पूरी तरह दुनिया में फैल चुका था। लेकिन मेरा पूरा ध्यान सुइये के स्टेटस पैनल पर था। अपोस्टल लेवल 15, फॉरेस्ट स्वॉर्ड सुइये, अटैक 20, डिफेंस 20, नॉलेज 30, मना 30। उसके पास 3 एबिलिटीज थीं। विजडम लेवल 15, डाइंग प्रेयर लेवल 5 और फॉरेस्ट स्वॉर्ड लेवल 1 विजडम। बाकी एबिलिटीज को तेजी से बढ़ाने वाला बूस्टर था। डाइंग प्रेयर का मतलब था कि सुइये एक समनर टाइप नेक्रोमैंसर थी, जबकि फॉरेस्ट स्वॉर्ड उसकी सबसे खास ताकत थी। बैटल में वो होली स्वॉर्ड समन करके अपने सारे कॉम्बैट स्टैट्स बढ़ा सकती थी और लड़ाई के बाद फॉरेस्ट एलिमेंट क्रीचर्स क्रिएट कर सकती थी, यानी लड़ते लड़ते अपनी इलीट आर्मी तैयार कर सकती थी। उसकी ताकत गार्लिक ट्राइब के बाकी लोगों से इतनी अलग थी जैसे कोई हाई लेवल प्लेयर बिगिनर विलेज में आ गया हो। तभी मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स था, जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं बल्कि लंबी ब्लैंक इनपुट लाइन थी। मैंने टाइप किया, सुइये, क्या तुम मुझे देख सकती हो?
वो उसी पोस्चर में झुकी रही और बोली, हे देवता, सुये ने आपकी आवाज सुन ली है। मैंने पूछा, तुमने अपनी आंखें क्यों ढकी हुई हैं? सुये बोली, मेरी आंखों में अब जीवन नहीं बचा। कभी कभी वे आंखों के गड्ढों से बाहर गिर जाती हैं, इसलिए मैंने उन्हें बांध रखा है ताकि दूसरे लोग डर न जाएं। तभी मुझे समझ आया कि अपोस्टल बाकी पिक्सल लोगों से सच में अलग थे। वो मेरे जैसे देवता प्लेयर से सीधे बात कर सकती थी। फिर मैंने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप किया, जिस फॉरेस्ट गॉड की तुम सेवा करती थी वो आखिर नष्ट कैसे हुआ? फेथ की आग बुझ गई और देवताओं की सारी यादें भी मिटा दी गई। मैंने पूछा, तुम्हारा लेवल जल्दी बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? सुये बोली, फेथ पावर सबसे तेज तरीका है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फेथ खर्च होती है। नॉर्मली अपोस्टल्स देवताओं के आदेश पूरे करके दुनिया में फेथ कलेक्ट करके एक्सप्लोरेशन, बैटल, रिचुअल्स और अंडरस्टैंडिंग के जरिए लेवल अप करते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा, सुये को लेवल 16 तक पहुंचाने के लिए पूरे 1500 फेथ चाहिए थे। अब समझ आया कि सिर्फ 500 फेथ में लेवल 15 की अपोस्टल मिलना कितना बड़ा फायदा था। उसके साथ ऐसे चैट करना अजीब लेकिन एक्साइटिंग लग रहा था, बिल्कुल बचपन में पहली बार किसी अननोन ऑनलाइन फ्रेंड से बात करने जैसा। मैंने टाइप किया, सुये तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोली, हे देवता, मुझे अपनी सही उम्र याद नहीं। मैंने पूछा, तुम्हें गार्लिक ट्राइब कैसी लगती है? सुये ने सीधा जवाब दिया, एक काफी प्रिमिटिव ट्राइब, कम पॉपुलेशन, बिना विकसित सिविलाइजेशन के, काफी पिछड़ी हुई। फिर मैंने पूछा, क्या तुम मेरी दुनिया में आ सकती हो? सुये बोली, बाकी लोग नहीं, लेकिन अपोस्टल आ सकते हैं। अगर आप मुझे टेंपल में सैक्रिफाइस की तरह रखें तो मैं आपके वर्ल्ड के टेंपल में आ जाऊंगी, और अगर आप मुझे ब्लेसिंग की तरह भेजेंगे तो मैं वापस पिक्सल वर्ल्ड चली जाऊंगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, ऐसा बार बार मत कीजिए, क्योंकि हर ब्लेसिंग और सैक्रिफाइस बहुत प्रेशियस होता है। गॉड्स के बीच फेथ वॉर में फेथ बढ़ाने का हर मौका बेहद कीमती होता है। आपकी फेथ फ्लेम जितनी पावरफुल होगी उतना ही आपके पास पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का चांस होगा। तभी वो अचानक घबरा गई। आप क्या कर रहे हैं? रुकिए। लेकिन मैंने माउस से उसे सीधे पकड़कर सैक्रिफाइस स्लॉट में ड्रैग कर दिया। स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट आया, क्या आप फॉरेस्ट सोर्ड सुये को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? मैंने यस दबा दिया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने ब्लर सा हुआ और कंप्यूटर डेस्क पर काले रोब में लिपटी एक पतली लड़की घुटनों के बल बैठी दिखाई दी। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, चेहरा सफेद और नर्वस था, शरीर हल्का कांप रहा था। हे देवता, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सुये की आवाज बहुत धीमी थी। उसका एक्सेंट थोड़ा अजीब था, लेकिन वो पूरी साफ चाइनीज लैंग्वेज बोल रही थी। शायद ये भी अपोस्टल्स की कोई स्पेशल एबिलिटी थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मंदिर में ठंडी और रहस्यमयी दिखने वाली सुये रियल वर्ल्ड में आते ही बिल्कुल बदल गई। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी अनजान देश में भटक गई बेचारी लड़की हो। मैंने उससे कहा, सुये ध्यान से सुनो, तुम्हें यहां बुलाने की एक जरूरी वजह है। इस दुनिया में, जिसे तुम लोग देवताओं की दुनिया कहते हो, एक डेमन छिपा हुआ है। वो आसपास 3 बार डेमन रिचुअल कर चुका है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसका पता लगाओ और मेरी सुरक्षा करो। ये सुनते ही सुये का चेहरा गंभीर हो गया और वो तुरंत शांत होकर कंप्यूटर टेबल पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आपके आदेश का पालन करूंगी। मैं उस डेमन को जरूर ढूंढ निकालूंगी और आपकी रक्षा करूंगी, हे देवता। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी पावर्स यहां भी काम करेंगी? सुये बोली, फेथ की फ्लेम से पैदा हुई शक्तियां डिमेंशंस की सीमा पार कर सकती हैं। मैंने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, पहले नीचे उतर जाओ। सुये हल्के से टेबल से नीचे कूद गई। उसकी हाइट करीब 5 फुट 3 इंच थी, त्वचा सफेद और चिकनी जैसे पोर्सलिन, नाक हल्की उठी हुई और होंठ गुलाबी। देखने में वो 17-18 साल की लड़की लग रही थी, लेकिन काला रोब और आंखों पर बंधी पट्टी उसे बहुत ज्यादा नोटिसेबल बना रही थी। मैंने कहा, पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो डेमन को ढूंढने से पहले वही तुम्हें पहचान लेगा। सुये ने मेरी अलमारी से एक सफेद शर्ट, जीन्स और स्लीपर्स चुन लिए। उसके बदलने के बाद मैं अंदर गया और उसे सनग्लासेस और बेसबॉल कैप देते हुए पूछा, क्या इससे काम चल जाएगा? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अब उसका लुक काफी स्टाइलिश स्ट्रीट फैशन जैसा लग रहा था, हरे बाल, काला चश्मा और कैप के साथ। हालांकि गेम में ट्राइब की प्रोग्रेस बहुत जरूरी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में मेरी खुद की सेफ्टी सबसे पहले थी। अब सुये का सबसे बड़ा काम मेरी सिक्योरिटी बन चुका था। सिमुलेटर के बारे में थोड़ा समझने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि गॉड्स के बीच की लड़ाई बेहद खतरनाक होती है। फॉलन गॉड्स मतलब हार चुके गॉड्स। अगर कोई डीमन प्लेयर मुझे ढूंढ लेता तो वो मुझे कैद करके फेथ फार्म करने का टूल बना देता। जो लोग आम इंसानों को पकड़कर रिचुअल कर रहे थे, उन्हें अब कानून की भी परवाह नहीं थी। कैक्टस सर्वेंट शाओयान घर साफ करने में तो अच्छा था, लेकिन लड़ाई में बेकार। सुये के साथ रहने से मेरी सेफ्टी काफी बढ़ गई थी। अगले दिन संडे था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच में मेरे साथ बाहर चलोगी? सुये ने बिना हिचक जवाब दिया, मेरे देवता, आपके आसपास डेमन छिपे हो सकते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए मुझे हर समय आपके साथ रहना होगा। बाहर जाकर खाना खरीदना जरूरी है, लेकिन सस्पिशियस लोगों से दूरी रखना भी उतना ही जरूरी है, वरना डेमन खाने में जहर मिलाकर या रिचुअल के जरिए हमला कर सकता है। उसकी बात सही थी, लेकिन सुये को साथ लेकर बाहर जाना अपने आप में नई मुसीबतें भी ला सकता था। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल बैक स्टोरी बनाता हूं। तुम्हारा नाम अभी भी सुये ही रहेगा। तुम एक छोटे देश से आई हो। हमारे परिवार वाले एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम बचपन से मिले हुए हैं। तुम बचपन से चीनी भाषा बोल सकती हो। तुम्हारी उम्र 18 साल है और तुम इस शहर में घूमने और छुट्टी मनाने आई हो। बाहर मुझे लिन याओ कहकर बुलाना, और अगर किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो बस चुप रहना। सुये ने सिर झुकाकर कहा, जी। तैयारी पूरी होने के बाद मैं उसे लेकर बाहर निकला। सबसे पहले उसके लिए जूते खरीदने गए, क्योंकि उसके छोटे पैर मेरे जूते में फिट नहीं हो सकते थे। मॉल में उसे एक कैनवास शू पहनाकर देखा और मैं उसके लिए कुछ सस्ते कपड़े भी लेना चाहता था, लेकिन वो बार बार मना करती रही। उसने गंभीर चेहरे से कहा, लिन याओ, मैं खुद कपड़ा काट कर कपड़े बना सकती हूँ।
पहले हमेशा ऐसे ही करती थी। जूते भी चमड़े और कपड़े से बन जाते हैं या फिर पूरे शरीर को एक कपड़े से ढक लो, रात में वही कंबल बन जाता है। उसकी सीधी सादी बातों और मासूम चेहरे को देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। लगता था कि सालों बाहर रहकर एक प्रेरित दूध की जिंदगी भी आसान नहीं होती। बाद में हम सब्जियों वाले सेक्शन में गए जहां मैंने काफी सारा मांस, आलू, चावल और नूडल्स खरीदे, लगभग आधे महीने का राशन। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, लिन याओ। मैं पलटा तो देखा फांग दीदी थी अपने मंगेतर के साथ। दोनों ट्रॉली में हॉटपॉट का सामान भर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप लोग भी खरीदारी करने आए हैं? फांग दीदी ने अपने साथी का परिचय कराया। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। सही कहूं तो मंगेतर हान जी गांग, और ये हैं लिन याओ, हमारे ऑफिस के छोटे हैंडसम लड़के, बहुत अच्छे इंसान। हान जी गांग लंबा, सांवला और मजबूत दिखने वाला आदमी था। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, हेलो। फिर उसने सुये की तरफ देखकर पूछा, और ये आपके साथ कौन है? मैंने शांत रहते हुए जवाब दिया, सुये, मेरी एक दोस्त। फांग दीदी हंस पड़ी, वाह, बिल्कुल गुड़िया जैसी लड़की है। तुम लोग मिले कैसे? मैंने वही तैयार किया हुआ जवाब दिया, हमारे परिवार वाले एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से पहचान है। मैं ऊपर से शांत बना रहा जबकि सुये चुपचाप खड़ी रही। फांग दीदी ने एक नजर उस पर डाली और ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी हान जीगांग अचानक बोले, तुम जियुआन कम्युनिटी के मोटर फैक्ट्री डॉर्म में रहते हो ना? मैं सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में हूं। हान जीगांग ने कहा, उस दिन गली में जो घटना हुई थी मैं भी वहां पहुंचा था। मैं मौके की जांच कर रहा था, लेकिन तुम्हारा बयान लेने दूसरे पुलिस वाले आए थे। तब मुझे समझ आया कि वो पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने सिर हिलाया। फांग दीदी हैरानी से बोली, क्या बात है, इसका लिन याओ से भी संबंध है? हान जीगांग ने जवाब दिया, ये उन गवाहों में से एक हैं जिन्होंने पुलिस को फोन किया था। फिर फांग दीदी ने पूछा, ऑफिसर हान, वो पागल आदमी पकड़ा गया क्या? उन्होंने थोड़ा असहज होकर कहा, इस बारे में ज्यादा बताना ठीक नहीं है। फांग दीदी ने लंबी सांस ली, मतलब अभी तक नहीं पकड़ा गया? वो इंसान तो बहुत डरावना है। पीड़ित लोग शायद जिंदगी भर उस सदमे से बाहर ना निकल पाएं। नियमों की वजह से हान जीगांग ज्यादा कुछ नहीं बोल सके, बस इतना कहा, हम उसे जरूर कानून के हवाले करेंगे। उनसे अलग होने के बाद मैं और सू ये ढेर सारे सामान के बैग लेकर टैक्सी से वापस अपार्टमेंट लौट आए। सामान जमाने का काम मैंने श्याओयान को दे दिया और खुद तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठकर सिम्युलेटर चलाने लगा। सू ये मेरे पास बैठकर स्क्रीन देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तो लोअर वर्ल्ड हाई वर्ल्ड से ऐसा दिखाई देता है। मैंने हंसकर कहा, बहुत ऊंचाई से देखने पर हर इंसान चींटी जैसा ही लगता है, बस नजरिए का फर्क है। सो ये कुछ सोचने लगी। ऊपर से वो शांत बैठी थी, जैसे सिर्फ गेम देख रही हो, लेकिन असल में कमरे की हर छोटी आवाज और हलचल पर नजर रख रही थी। तभी मैंने पूछा, सुये, अगर मैं तुम्हें यहां बुला सकता हूं तो क्या मंदिर के जरिए बाकी कबीले वालों को भी इस दुनिया में ला सकता हूं? उसने तुरंत गंभीर होकर कहा, कृपया ऐसा कभी मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। लोअर वर्ल्ड के जीव जब हाई वर्ल्ड में आते हैं तो यहां मौजूद रहने की बुनियादी संरचना ना होने की वजह से नियमों की ताकत उन्हें तोड़ मरोड़ देती है। अगर उन्हें देवता की विश्वास अग्नि का संरक्षण ना मिले तो उनका शरीर और रूप हमेशा के लिए बदल जाता है और आखिर में वे डरावने राक्षस बन जाते हैं। फिर उसने समझाया, सिर्फ एपोस्टल ही थोड़े समय के लिए यहां रह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर देवता द्वारा दी गई विश्वास की अग्नि का बीज होता है, लेकिन लंबे समय तक रहने पर उन पर भी असर पड़ता है। अब मुझे समझ आया कि असली दुनिया ही हाई वर्ल्ड है और पिक्सेल वाली दुनिया लोअर वर्ल्ड। मैंने पीछे काम कर रही कैक्टस लड़की की तरफ इशारा किया, तो फिर श्याओयान पर असर क्यों नहीं होता? सुये ने कहा, उसका मामला अलग है। कैक्टस सेवक मूल रूप से हाई वर्ल्ड में पैदा हुए थे और बाद में देवताओं ने उन्हें लोअर वर्ल्ड में भेजा। ऊपर से वो बहुत साधारण जीवन रूप हैं, इसलिए आसानी से अलग अलग माहौल में ढल जाते हैं। मैंने फिर पूछा, तुम यहां कितने दिन रह सकती हो? सुये ने शांत स्वर में जवाब दिया, करीब 15 दिन। उसके बाद आपको मुझे जरूर वापस भेजना होगा, वरना नियमों की ताकत मुझे भी विकृत कर सकती है। मैं अजीब रूप ले सकती हूं, शायद राक्षस भी बन जाऊं। मैंने पूछा, अगर वापस भेजने के बाद फिर बुलाऊं तो? उसने सिर हिलाकर कहा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बेहतर होगा कि मैं कम से कम 3 दिन लोअर वर्ल्ड में रहूं ताकि मेरा शरीर और अस्तित्व फिर से संतुलित हो जाए। अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। ये कुछ फोन चार्ज करने और वैक्सीन लेने जैसा था। अगर सू ये इस दुनिया में बहुत ज्यादा समय तक रहती तो उसके बदलकर राक्षस बनने का खतरा था, लेकिन अगर वो समय समय पर वापस लोअर वर्ल्ड जाती रहे तो उसका रूप स्थिर रह सकता था। सारी तैयारी खत्म करने के बाद मैं फिर सिम्युलेटर पर लौट आया। स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ लिखा था, जनसंख्या 264, विश्वास 21, लहसुन कबीले की आबादी। मेरी उम्मीद से काफी धीमी गति से बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, बच्चे काफी जन्म ले रहे थे, लेकिन ज्यादातर बचपन में ही मर जाते थे। शुरुआत में बच्चों के बचने की दर 10% से भी कम थी, अब जाकर लगभग 30% हुई थी। बच्चों की मौत की वजह सिर्फ खराब सुविधाएं नहीं थीं, सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की कमी थी। पूरे कबीले में सिर्फ एक ही डॉक्टर था, शामन। वही अकेला पूरे कबीले का इलाज संभाल रहा था। शामन लेवल 2 का था, पहले शिकारी रह चुका था और उसके पास लेवल 2 की हीलिंग शक्ति थी। इस दुनिया में नई जिंदगी जन्म लेती थी तो पुरानी जिंदगी खत्म भी होती थी। घायल लोग इलाज न मिलने से मर जाते, बूढ़े लोग धीरे धीरे खत्म हो जाते। मरने वाले पिक्सेल लोगों को जंगल में दफनाया जाता ताकि वे धरती और प्रकृति में लौट जाएं। ये पुरानी फॉरेस्ट ट्राइब की परंपरा थी जिसे नए गार्लिक ट्राइब ने भी जारी रखा था। सर्दी खत्म होते ही एक बेहद भयंकर गर्मी का मौसम आ गया। पूरी स्क्रीन हल्की पीली रोशनी से भरी हुई थी और घास सूखकर पीली पड़ चुकी थी। पूर्व की नदी का जलस्तर गिर गया था और कबीले के सारे लोग गर्मी से परेशान होकर सिर से धुआं निकलने जैसे हालत में थे। दिन में वे घरों में छिपे रहते और सिर्फ सुबह या शाम को खेती और शिकार के लिए बाहर निकलते। सूखा और तेज धूप लगातार बढ़ते गए तो लोग फिर मंदिर के चारों तरफ जमा होकर प्रार्थना करने लगे, हे याओ देव, कृपया हमें बारिश दीजिए।
अगर ऐसे ही गर्मी रही तो गेहूं और लहसुन सब सूख जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। इस बार मैंने भी देर नहीं की और सीधे 10 विश्वास अंक खर्च करके बारिश का चमत्कार इस्तेमाल कर दिया। लंबे समय बाद बारिश सूखी धरती पर बरसी और सारे लोग खुशी से देवता की स्तुति करने लगे। लेकिन उसी समय भविष्यवक्ता और शामन आपस में बात कर रहे थे। देवता ने बारिश देकर गर्मी कम कर दी, लेकिन हम हमेशा देवता पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर फिर से ऐसा मौसम आया तो क्या होगा? हमें बारिश का फायदा उठाकर कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा। दोनों बुद्धिमान लोग बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर मैंने उन्हें नदी के किनारे की ओर मार्गदर्शन दिया। नदी के किनारे घूमते घूमते अचानक शामन के सिर के ऊपर बल्ब जल उठा। वो उत्साहित होकर बोला, मुझे समझ आ गया, हम जमीन में एक लंबी नहर खोद सकते हैं जिससे नदी का पानी खेतों तक आए, और जब बारिश होगी तो उसका पानी भी जमा किया जा सकेगा। ये सुनते ही भविष्यवक्ता और शामन दोनों ने पूरे कबीले को इकट्ठा कर लिया और सबको नहर खोदने का आदेश दिया। छोटे छोटे पिक्सेल लोग सुबह से रात तक मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने नदी का पानी खेतों तक पहुंचाया, बीच में एक छोटा तालाब बनाया और फिर दूसरी तरफ से पानी को वापस नदी में जोड़ दिया ताकि नहर का पानी हमेशा बहता रहे। तभी स्क्रीन पर लगातार संदेश आने लगे। गार्लिक ट्राइब ने नहर बनाना सीख लिया है, उन्हें सिंचाई और जल निकासी की समझ मिल गई है। फिर दूसरा संदेश आया, सिंचाई सीखने से खेतों की पैदावार बढ़ गई। तीसरा संदेश था, नई तकनीक सीखने के कारण गार्लिक ट्राइब को दूसरे कबीलों में प्रतिष्ठा मिली। सूखा अभी भी जारी था, लेकिन शुरुआती नहर बन जाने के बाद कम से कम पीने का पानी और खेती की सिंचाई सुरक्षित हो गई। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। लेकिन तभी इस लंबे सूखे के बीच बर्बर कबीला तीसरी बार हमला करने आ पहुंचा। इस बार कुल 32 बर्बर आए थे। बूढ़ों और बीमारों को छोड़ दें तो ये लगभग पूरे कबीले की ताकत थी। वे चिल्ला रहे थे, पानी और खाना सौंप दो। उनकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। खुद भूख और प्यास से मर रहे थे, लेकिन फिर भी काफिर चिल्ला रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, भीख मांगनी है तो पहले घुटनों पर तो आओ। मगर अब का गार्लिक ट्राइब पहले जैसा कमजोर नहीं था। शिकारी लोग धनुष लेकर आसानी से बर्बरों को गिराने लगे। लड़ाई में 12 बर्बर मारे गए और बाकी 20 को पकड़ लिया गया। सूखे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। वे अब लड़ने की इच्छा भी खो चुके थे। शामन ने बस थोड़ा समझाया और वे तुरंत घुटने टेक कर गार्लिक ट्राइब में शामिल होने को तैयार हो गए। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हम कभी धोखा नहीं देंगे। मुझे सच में शक हुआ कि शायद वे पहले से ही गार्लिक ट्राइब में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी सीधी सादी सोच को समझ नहीं आ रहा था कि दोस्ती कैसे मांगी जाए। या शायद योद्धाओं का घमंड उन्हें पहले लड़ने और फिर हारकर समर्पण करने पर मजबूर करता था ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। बर्बर लोग अपने ट्राइब की हालत बताते हुए बोले कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से उनके कई लोग मर गए। ना खाना बचा है ना पानी। ऊपर से डेमन भगवान को लगातार बलि चाहिए थी। यहां तक कि ट्राइब के हीरो को भी डेमन ने बलि बनाकर खा लिया। इसलिए वो लोग हर जगह लूटपाट कर रहे थे और जब कहीं जीत नहीं पाए तो यहां आ गए। इससे मेरा शक और पक्का हो गया कि वह डेमन प्लेयर कोई एलीट टाइप खिलाड़ी नहीं था। उसके लिए बर्बर ट्राइब सिर्फ इस्तेमाल करने के टूल थे। वह बस उन्हें शिकार पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए मजबूर करता था। यहां तक कि अपने हीरो को भी नहीं छोड़ा। बर्बर ट्राइब अब नाम मात्र का रह गया था। मैं सोच रहा था कि सूखा खत्म होने के बाद उनके बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दूं, लेकिन उससे पहले ही वे टूट गए। प्रकृति की ताकत सब पर बराबर पड़ती है। ऐसे समय में वही लोग बचते हैं जो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सकें। कम से कम एक बड़ी चिंता तो खत्म हुई। मैं आराम से खिंचाव लेते हुए उठा ही था कि मेरे पास बैठी सू ये अचानक खिड़की की तरफ देखने लगी और गंभीर आवाज में बोली, मालिक, मुझे डेमन की आभा महसूस हो रही है। मैं तुरंत खिड़की तक गया। बाहर रात हो चुकी थी। गली और सड़क पूरी तरह खाली थी। इलाके में पहले से अजीब घटनाएं होने की वजह से सड़क पर सिर्फ एक सफेद जंगली कुत्ता घूम रहा था। मैंने पूछा, कहां? सुये ने सड़क के मोड़ की तरफ इशारा किया। वहां एक अधेड़ आदमी नशे में पड़ा था और उसके पास उल्टी फैली हुई थी। तभी वह जंगली कुत्ता उसके पास गया, उसे सूंघा और अचानक उसके कपड़े दांतों से पकड़कर धीरे धीरे पार्किंग वाली गली की तरफ घसीटने लगा। सुये ने तुरंत कहा, मालिक, मुझे डेमन का शिकार करने का आदेश दीजिए। मैंने पूछा, अगर तुम चली गई तो मैं तुमसे संपर्क कैसे करूंगा? सुये बोली, मेरी आंखों के जरिए। इतना कहकर उसने अपना बायां हाथ नेत्र गोलक निकाल लिया। वह सफेद आंख हरी पुतली के साथ किसी कीमती रत्न जैसी ठंडी चमक दे रही थी, जैसे कोई प्राचीन कलाकृति हो। फिर उसने कहा, मालिक, मैं अपनी आस्था की शक्ति से जो भी देखूंगी वह सब इस आंख के जरिए आपको दिखाई देगा। आप भी इसी आंख के जरिए मुझे नए आदेश दे सकते हैं। मैंने बहुत सावधानी से वह आंख अपने हाथ में ली और कहा, सावधान रहना, किसी को अपनी असली पहचान मत पता चलने देना। जी मालिक। इतना कहकर सुये का शरीर काली धुंध से ढक गया और वह खिड़की से छलांग लगाकर रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैं हाथ में पकड़ी उस ठंडी और चिकनी आंख की हरी पुतली को घूर ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने कमरे से बिल्कुल अलग एक नया दृश्य उभर आया। सड़क के दोनों तरफ की लाइटें तेजी से पीछे छूट रही थीं। सुये बहुत तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य का पीछा कर रही थी। वह मुड़कर पार्किंग वाली गली में घुसी और रुककर सामने देखने लगी। पीली धुंधली रोशनी के नीचे वह सफेद जंगली कुत्ता अचानक फूलने लगा। उसके अगले पैर सीधे हो गए, शरीर की खाल बीच से फट गई, उलझे हुए तैलीय बाल बाहर निकले, दाढ़ी से भरे चेहरे से सफेद भाप निकल रही थी और उसकी खून से भरी आंखें किसी इंसान और जानवर के मिले जुले राक्षस जैसी लग रही थीं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह तो उसी बर्बर हीरो का हाई डेफिनेशन वर्जन था। वह पशु मानव उस नशे में पड़े आदमी के कपड़े फाड़ रहा था ताकि उसकी त्वचा खुल जाए। फिर उसने उसके ऊपर खून उगला और पंजों जैसे हाथों से उस खून में अजीब चिन्ह बनाने लगा। तभी सुये एक काली परछाई की तरह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। पता नहीं उसने कहां से एक जंग लगी लोहे की पाइप उठा ली और जोरदार वार सीधे उस राक्षस के सिर पर दे मारा। जोरदार धमाके के साथ वह राक्षस पास खड़ी एक टूटी पुरानी कार के शीशे से जा टकराया और कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। लेकिन इतने जोरदार वार के बाद भी उसके सिर में बस हल्का गड्ढा पड़ा और वह फिर उठने की कोशिश करने लगा।
तभी सुये ने पाइप को फिर ऊपर उठाया और लगातार 1, 2, 3 बार पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। कुछ ही सेकंड में उस राक्षस के हाथ ढीले पड़ गए और उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। मैं यह देखकर दंग रह गया। मैंने सोचा था वह कोई समनिंग वाली नेक्रोमेंसर होगी, लेकिन यह तो पूरा फिजिकल स्वॉर्ड मास्टर निकली। तभी आंख के जरिए सुये की आवाज सुनाई दी, मालिक, यह एक डेमन फॉलोअर था, शायद इसकी पहचान हीरो की थी। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि असली डेमन अभी भी कहीं अंधेरे में छिपा हुआ है। सुये बोली, हाँ, वह शायद कहीं से हमें देख रहा है, लेकिन दुनिया के नियमों की वजह से मैं डेमन भगवान की असली पहचान नहीं जान सकती। मैं सिर्फ उसके अनुयायियों के अंदर मौजूद आस्था की शक्ति को महसूस कर सकती हूं, इसलिए उसकी सही लोकेशन पता करना मुश्किल है। मैंने पूछा, क्या वह डेमन फॉलोअर अभी जिंदा है? सुये बोली, हाँ, लेकिन वह लो वर्ल्ड से यहां आने के बाद पूरी तरह राक्षस में बदल चुका है। अब वह सिर्फ डेमन भगवान के कंट्रोल में चलने वाली लाश जैसा है। फिर उसने शांत आवाज में कहा, ऐसे मामलों में सामान्य तरीका यही होता है कि उन्हें मार दिया जाए। एक बार राक्षस बनने के आफ्टर वे वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकते। उन्हें खत्म करना ही उनके लिए आखिरी दया होती है। मैंने धीरे से कहा, तो फिर ऐसा ही करो। सुये ने फिर उस बीस्ट मैन की तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, मालिक, यह पहले ही मर चुका है। धंसी हुई कार पर अब सिर्फ एक काला जला हुआ इंसानी निशान बचा था, जैसे किसी इंसान की राख वहां चिपक गई हो। सुये ने झुककर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, बहुत समय से मैंने लड़ाई नहीं की थी। मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर था। मेरी इतनी सी ताकत भी उसके लिए जानलेवा बन गई। कृपया मुझे सजा दीजिए। मैंने सांस छोड़ते हुए कहा, छोड़ो, वैसे भी नतीजा यही होना था। तभी अचानक मेरी नजरों के सामने का दृश्य जोर से हिलने लगा और अगले ही पल सब कुछ रुक गया, जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दिया हो। सुये, सुये, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया था और उसकी नजर अब सिर्फ सामने की स्ट्रीट लाइट पर टिकी हुई थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि शायद उस डेमन प्लेयर ने कोई चाल चल दी है। मैं शांत रहकर हालात देखने लगा और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तभी एक मास्क पहना हुआ इंसान नजर आया। उसकी हुडी उसके आधे चेहरे को छिपा रही थी। वह हंसते हुए बोला, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। तूने मुझे बहुत ढूंढवाया, छिपने में काफी माहिर है ना। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तेरी फेथ फायर में ले जाता हूं। तभी अब तक जमी खड़ी सुये अचानक बिजली की तरह हरकत में आई और उसने सामने वाले की कलाई कसकर पकड़ लिया। सामने वाला डर से कांप उठा। नामुमकिन, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल तो शुरू हो चुका था, तेरे पास अभी भी होश कैसे है? उसने घबराकर पूछा। तू आखिर है कौन? सुये ने आंख के जरिए मुझसे पूछा। मालिक, क्या इस डेमन को खत्म कर दूं? आमतौर पर यही तरीका होता है। मैंने तुरंत कहा, रुको, पहले सोचने दो, इसकी हुडी हटाओ। सुये ने उसका हुड खींचकर उतार दिया। अंदर से सुनहरे बालों वाली एक जवान लड़की का चेहरा सामने आया। वो हेयर ड्रेसर एनजी थी। वह हैरानी और डर से सुये को घूर रही थी। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। अब जब सुये उससे सवाल पूछ रही थी, एनजी बिना किसी हिचकिचाहट के सब बताने लगी। शायद उसे पता था कि अब उसके पास कोई सौदेबाजी करने का मौका नहीं बचा, या फिर उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे जल्दी ही पूरी सच्चाई समझ आ गई। एनजी ने जानबूझकर खुद को पीड़ित दिखाया था ताकि अपनी असली पहचान छिपा सके। उसने बर्बर कबीले के हीरो को असली दुनिया में बुलाकर बीस्ट रिचुअल करवाया था, जिसमें लोगों के कपड़े उतारकर उनके सिर पर ब्लड कर्स लगाया जाता और फिर उन्हें लटका दिया जाता था। उस रिचुअल का शिकार बनी लड़की और डिलीवरी बॉय दोनों आम इंसान नहीं थे, बल्कि सिम्युलेटर प्लेयर्स थे। इस पूरे रिचुअल की असली चाबी एक छोटा सा बीस्ट टोटम था, जो उस बर्बर हीरो के माथे में लगा हुआ था। जो भी लंबे समय तक उस टोटम को देखता, उसकी समझ, याददाश्त और होश धीरे धीरे खत्म होने लगते। तभी एनजी के चेहरे पर अचानक गुस्सा उभर आया। एनजी गुस्से से भरकर बोली, तुम जैसे हाई लेवल प्लेयर आखिर सेफ जोन में कैसे रह सकते हो? वो कमेटी वाले भी कमाल हैं। हम जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को ही दबाते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। क्या कोई इंसाफ बचा भी है? मेरी बात मानकर सुये पूरे समय चुप रही और खुद को किसी रहस्यमयी एक्सपर्ट की तरह पेश करती रही। ज्यादा बोलने से गलती होने का खतरा था, इसलिए चुप रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। एनजी की आंखों में सुये के लिए जलन और ईर्ष्या साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपनी जेब से 3 चीजें निकाली और बोली, जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला हार मानता है। ये बात मैं समझती हूँ। इस बार मेरी किस्मत खराब थी जो मैं तुम लोगों से टकरा गई। अब मेरे पास बस यही बचा है। उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, मैं भी पहले क्रॉलिंग जोन तक पहुंच चुकी हूं, लेकिन एक कमीने ने मेरा वंडर नष्ट कर दिया और मैं फिर से सेफ जोन में गिर गई। मैं बस बीस्ट रिचुअल का इस्तेमाल करके थोड़ा एक्स्ट्रा फेथ कमाना चाहती थी ताकि जल्दी वापस जा सकूं। फिर उसने थके हुए चेहरे से कहा, अब मेरे पास सिर्फ एक बर्बर ट्राइब बची थी, वो भी सूखे की वजह से खत्म हो गई। अब मारना है या छोड़ना है तुम्हारी मर्जी। वैसे भी कमेटी पहले ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने शांत आवाज में कहा, खुद जाकर सरेंडर कर दो, यहीं इस मामले को खत्म करते हैं। एनजी ने बिना झिझक अपना फोन निकाला और सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो पुलिस, वही लड़की बोल रही हूं जिसने लोगों को लटकाया था। हाँ वही। मैं सरेंडर करना चाहती हूं। मेरा नाम एनजी है। मैं 9 युआन कम्युनिटी के नानपू अपार्टमेंट बिल्डिंग 3 रूम 701 में रहती हूं। करीब आधे घंटे बाद एनजी एक सफेद बंद कमरे में बैठी थी। वह सामने की तरफ देखकर बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूं, वो आदमी ऐसा हाई लेवल प्लेयर था जिसे सेफ जोन में नहीं होना चाहिए था। मेरा स्किन पीलिंग टोटम उस पर बिल्कुल असर नहीं कर पाया। उसने सिर्फ 3 बार में मेरे लेवल 7 बर्बर हीरो को मार डाला। उसका पूरा शरीर काली धुंध से ढका हुआ था। वो या तो क्रॉलिंग जोन का बहुत हाई लेवल प्लेयर है या फिर कोई हाई लेवल अपोस्टल। किसी भी हालत में वो सेफ जोन के लोगों से बहुत ऊपर है। उसके सामने नीली ईंटों से बनी एक अजीब दीवार थी, जिसकी सतह पानी की तरह धीरे धीरे हिल रही थी। तभी दीवार के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, युआन एनजी, कमेटी अब तुम्हारी सजा घोषित करती है। तुमने सेफ जोन में आम प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया, अवैध रूप से फेथ लूटा और समाज का संतुलन बिगाड़ा, इसलिए तुम्हें 10 साल की कैद की सजा दी जाती है।
जब तक तुम दोबारा क्रॉलिंग जोन में प्रवेश नहीं कर लेती ये सजा जारी रहेगी। फैसला तुरंत लागू होता है। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मेज पर रखी स्क्रीन की हल्की रोशनी एंजी के चेहरे पर पड़ रही थी, जहां उसकी बेबसी और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली। एंजी ने गुस्से में सांस छोड़ी और कंप्यूटर के सामने बैठकर डेस्कटॉप पर मौजूद अकेले आइकन गॉड सिम्युलेटर पर क्लिक किया। लेकिन जैसे ही गेम खुला उसने गुस्से से मेज पर मुक्का मार दिया। हाई लेवल प्लेयर्स तो ठीक है, अब एक नौसिखिया भी मुझे आंखें दिखाने लगा। मेरा ट्राइब और रास्ता दोनों बर्बाद कर दिया। याओ गॉड, छोटा कमीना। तभी सुये ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बोली, मालिक, ये डेमन की तरफ से मिले बलिदान है। उसके हाथों में 3 चीजें थीं। मैंने सबसे पहले एक काली मूर्ति उठाई। उसका आकार किसी सील या स्टैंप जैसा था, लेकिन वो किसी नरम काले कीचड़ जैसी लग रही थी। उसका स्पर्श रबर और मिट्टी के बीच जैसा था। उस काले पदार्थ के अंदर कई आंखें छिपी हुई थीं, जो गहरे लाल रंग में चमक रही थीं और उसे बेहद डरावना बना रही थीं। स्किन पीलर आइडल लेवल 3। यह हर घंटे 3 फेथ देता था, साथ में 2 अटैक पॉइंट बढ़ाता था और 20 ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल शुरू कर सकता था। उसकी शक्ति किसी जीवित बलि की समझ, याददाश्त और होश को छीनकर उसे खतरनाक स्किन पीलिंग मॉन्स्टर में बदल देती थी, जिससे फेथ हासिल किया जा सकता था। तभी मुझे समझ आया कि एंजी क्यों कह रही थी कि वो इससे एक्स्ट्रा फेथ कमाती थी। असल में वो दूसरे प्लेयर्स को उस रहस्यमयी स्किन पीलर के हवाले करके फेथ हासिल कर रही थी। यह मूर्ति किसी स्पेशल कॉन्सेप्ट अटैक की तरह काम करती थी। पहले जिन 2 प्लेयर्स पर हमला हुआ था उन्हें शायद कभी अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि असली खतरा वो बीस्ट मैन या ब्लड कर्स नहीं, बल्कि यही छोटी सी दिखने वाली मूर्ति थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस आइडल का लेवल भी बढ़ सकता था, यानी यह लगातार मजबूत होने वाली ग्रोथ टाइप आइटम थी। मैंने मूर्ति नीचे रखी और दूसरी चीज उठाई। वो किसी अजीब हड्डी से बनी सीटी थी, जिसका रंग पीला पड़ चुका था और वह काफी पुरानी लग रही थी। ईविल बोन व्हिसल। यह हर घंटे 2 फेथ देती थी। इसे फूंकने वाला इंसान अपनी अक्ल खो चुके मॉन्स्टर्स और जानवरों को कंट्रोल कर सकता था। इसकी ताकत समझना आसान था। स्किन पीलर आइडल और बोन व्हिसल साथ मिलकर बिल्कुल 1 + 1 ग्रेटर दैन 2 जैसा कॉम्बिनेशन बनाते थे। पहला इंसान या जीव को राक्षस बनाता था और दूसरा उस राक्षस को अपना गुलाम बना लेता था। अब मुझे समझ आया कि एंजी पहले क्यों कह रही थी कि वो उसका कुत्ता बन जाएगी। वो मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि सच बता रही थी। आखिर में मैंने तीसरी चीज उठाई। वो एक चिट्ठी थी जिस पर लाल मोम की सील लगी हुई थी। हल्का सा खींचते ही वो खुल गई और अंदर से 2 पीले पड़े पुराने कागज निकले। ड्रिफ्टिंग लेटर। यह हर घंटे 1 फेथ देता था और इसके साथ 2 इस्तेमाल करने लायक पत्र थे, जिन पर संदेश लिखा जा सकता था। गिफ्ट की शक्ति से एक खास प्रकार का खत लोअर डायमेंशन में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति तक भेजा जा सकता है और रिसीवर उसे आसानी से समझ भी लेता है। इससे पहले जब ब्लैक बियर ने कबीले पर हमला किया था, तब लाश के अंदर से जो खत मिला था वो इसी आइटम का असर था। बारबेरियन कबीले के लोग बहुत मजबूत और मस्कुलर होते हैं, लेकिन उनकी गवर्नेंस और बुद्धि कमजोर होती है। और जो एनहांस्ड बारबेरियन हीरो होते हैं, उनका शरीर तो और भी शक्तिशाली होता है, लेकिन वो लगभग बिना समझ वाले जानवर जैसे बन जाते हैं। इसलिए वो खत समझ भी लें तब भी उन्होंने गलत जगह पर हमला कर दिया। मैंने सोचा, स्किनर आइडल के बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल का पैटर्न मेरे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के बिल्कुल ऑपोजिट है। भले ही फेथ लेना जल्दी तरीका है, लेकिन असल में ये मुझे स्किनर्स के लिए काम करवाकर उनके लिए ही हेट क्रिएट करने जैसा है। लेकिन ये एक्सेसरी के तौर पर ठीक है, कम से कम +2 स्ट्रेंथ तो मिलती है। सुए, ये चीज तुम्हें यूज करनी है। कोशिश करना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल का इस्तेमाल मत करना। इसे बस ऑर्नामेंट की तरह पहनना। जी महान देव। और ये ईविल बोन विसल भी तुम्हें दे रहा हूं। ये दोनों एक कॉम्बो है। इन्हें सुई को देना सबसे सही रहेगा। वैसे जो आइटम्स काम के नहीं हैं उनका क्या किया जाए? महान देव, उन्हें सीधे टेंपल की फायर में यानी फेथ फ्लेम में डालकर जला दो। उससे कुछ फेथ मिल जाएगा। 3 लूट आइटम्स में से मैंने ड्रिफ्टिंग लेटर अपने पास रख लिया। ये चीज एनकी के हाथ में यूजलेस थी क्योंकि बारबेरियन ट्राइब में कोई स्कॉलर नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये एक यूजफुल कंज्यूमेबल बन गई। इसकी मदद से मैं डायरेक्टली प्रॉफिट्स और शामन्स को मैसेज भेज सकता था। बीच के इनडायरेक्ट प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मूड अच्छा हो गया। सबसे पहले मैंने अंधेरे में छुपे डीमन एनकी को पकड़वाकर बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट खत्म कर दिया, भले ही वो फिर भागने की कोशिश करे। अब मुझे उसकी असली आइडेंटिटी पता है और उसे मेरी नहीं पता। पहले एनिमी हिडन था और मैं विजिबल, अब एनिमी विजिबल है और मैं हिडन हूं। एडवांटेज मेरे पास है। फिर मुझे 3 हाई वैल्यू लूट मिले और सिर्फ 6 फेथ पर आवर की फिक्स्ड इनकम ने ही मुझे हंसा दिया। इसके साथ कैक्टस फॉलोवर और एनर्जी स्टाफ मिलाकर टोटल 8 पर आवर हो गया, यानी एक दिन में 192 फेथ। पहले फेथ की कमी रहती थी और मिरेकल्स सोच समझकर यूज करने पड़ते थे, लेकिन अब आराम से बारिश भी करवा सकता हूं और जिसे चाहूं उसे लाइटनिंग भी मार सकता हूं। लेकिन सिम्युलेटर पर वापस जाने से पहले एक और जरूरी सवाल था। सुये, तुमने अपनी कोई भी एबिलिटी यूज क्यों नहीं की? हे देवता, मरते समय की प्रार्थना मेरी माना को कंज्यूम कर देती है और इतने कमजोर दुश्मनों के खिलाफ उसे यूज करना वर्थ नहीं है। और फॉरेस्ट सोर्ड का क्या? लड़ाई का टारगेट बहुत वीक था, इसलिए फॉरेस्ट सोर्ड का इफेक्ट ट्रिगर ही नहीं हो पाया। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और अपनी आंख सुये को वापस दे दी। उसने बहुत नेचुरली उस आई को उठाकर अपने गॉगल्स के नीचे आई सॉकेट में फिट कर लिया। फिर मैं वापस सिमुलेशन पर फोकस करने लगा। मैं भले ही अनकी जैसे रियल इंसान को सीधे मार नहीं सकता था, लेकिन उसके बारबेरियन ट्राइब पर बहुत हार्ड एक्शन लेने की हिम्मत मेरे अंदर थी, और वो भी काफी ज्यादा। मुझे लग रहा था कि एनकी अभी पुलिस स्टेशन में फंसी होगी, इसलिए वो सिमुलेशन ऑपरेट नहीं कर पाएगी। मैंने सीधे मिरेकल मेन्यू खोला और अर्थक्वेक सिलेक्ट किया, लेकिन इसके लिए पार्टी फेथ चाहिए थे और मेरे पास सिर्फ ड्वेंट फेथ थे, इसलिए यूज नहीं कर सका। समय बहुत क्रिटिकल था, डिले करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने जल्दी से एक पेन उठाया और ड्रिफ्टिंग लेटर पर लिख दिया, बारबेरियन ट्राइब का फेथ वाला डीमन खत्म हो चुका है, इस मौके को मत छोड़ो। तुरंत उस बारबेरियन ट्राइब को कॉन्कर करके मर्ज करो और थ्रेट खत्म करो।
फिर मैंने उस लेटर को माउस पर रख दिया। क्या आप ये ड्रिफ्टिंग लेटर अपने फॉलोवर को देना चाहते हैं? हाँ। पहले की तरह इस बार छोटे पिक्सल लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि कोई डिवाइन ब्लेसिंग आई है। लेटर हवा में फ्लोटिंग होकर पिक्सल वर्ल्ड में चला गया। मैंने उसे ड्रैग करके सीधे प्रॉफिट पर डाल दिया। प्रॉफिट के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया। डिवाइन रेवलेशन, बारबेरियन ट्राइब का डीमन डिफीट हो चुका है। प्रॉफिट और शमन तुरंत एक्शन में आ गए। गार्लिक ट्राइब ने 30 एलीट हंटर्स भेजे जिनमें 2 हीरोज थे। वो तेजी से माउंटेन एरिया में गए और बारबेरियन ट्राइब का लोकेशन ढूंढ लिया। वहां छोटा सा ट्राइब था, सिर्फ 20-25 लोग बचे थे। सब जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनके ऊपर ग्रे गोस्ट लाइक स्टेटस दिख रहा था, बहुत वीक हालत में। अगर गार्लिक ट्राइब अटैक भी न करती तो भी वो कुछ दिनों में खत्म हो जाते। दोनों हीरोज ने आसानी से सभी बारबेरियन को कैप्चर कर लिया और केव के पास वाली ईवल स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद गार्लिक ट्राइब और बारबेरियन ट्राइब मर्ज हो गए और फेथ इंक्रीज हो गया। फेथ 51 पॉइंट्स बढ़कर टोटल 71 हो गया। मैं केव की तरफ देख रहा था जो बहुत सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन मैंने पिक्सल लोगों को रिस्क में डालना सही नहीं समझा और तुरंत अर्थक्वेक सेलेक्ट कर दिया। 40 फेथ कंज्यूम हुआ और पूरी एरिया में माउंटेन कोलैप्स हो गया। बड़े पत्थर गिर गए और केव का एंट्रेंस पूरी तरह बरी हो गया। ऐसा करने से अगर गिरा हुआ गुफा में कोई भी असामान्य चीज होगी तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, पास में जिस देवता का विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है उसके अनुयायी अब नए देवता की तलाश शुरू करेंगे। छुट्टियां आती जाती रहती हैं लेकिन नौकरी कभी खत्म नहीं होती। मैं अपने ऑफिस सीट पर बैठकर फाइलें व्यवस्थित कर रहा था, तभी फांग पास आकर बोली, वो छोटी लड़की सुये गुड़िया जैसी लगती है, काफी क्लासी भी है। किसी बड़े घर की बेटी है क्या? तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मैं पानी पीते पीते लगभग खांस ही गया और बोला, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो हंसकर बोली, छोड़ो ये नाटक, वो तुम्हारी शर्ट पहनकर तुम्हारे साथ मार्केट घूमती है, फिर वो गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या है, नौकरानी है। मैं कहना चाहता था कि वो सच में मेरी अपोस्टल है, लेकिन बस टालते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। फैंग जी ने फिर पूछा, तो फिर कैसा? मैं बात बदलते हुए बोला, अच्छा सुनो, तुम्हारे मंगेतर हान पुलिस ऑफिसर की हाइट कितनी है? 1.87 मीटर। उसने कहा, हाँ, लंबे आदमी से सेफ्टी फील होती है। फिर उसने बताया कि वो जो क्रीपी वाला केस था वो पकड़ लिया गया है। मैंने पूछा, पकड़ लिया गया? उसने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए पब्लिक नहीं किया गया और हायर अथॉरिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया है। हंजी गैंग ने ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई, रूल्स फॉलो करने हैं। यह सुनकर मैं अंदर से चौंक गया। मतलब उसे हायर डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है, यानी अनकी की प्लेयर आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। और इससे यह भी क्लियर हो गया कि प्लेयर्स के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। मतलब मेरे और एनकी के अलावा और भी लोग हैं जो इस पिक्सल वर्ल्ड में गॉड जैसे रोल्स निभा रहे हैं। अनकी की बात याद आई जिसने सुए को हाई लेवल प्लेयर समझा था और कमिटी जैसी चीज का जिक्र किया था, मतलब उसके पीछे भी वही ग्रुप हो सकता है। लेकिन कम से कम इतना तो था कि वो पकड़ ली गई है और अभी कुछ समय तक कोई ट्रबल नहीं करेगी। तभी कोई बोला, तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? सुये ने कहा, मैं 20 साल से भी छोटी लगती हूँ क्या? मैं किस कंट्री की हूँ? तुम्हारे घर वाले इतने रिलैक्स्ड कैसे हैं? क्या बचपन से तय शादी है? मैंने कहा, वो अब वापस अपने घर चली गई है। वह चौंक कर बोली, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? अगर वो वापस नहीं आई तो इतनी सुंदर लड़की फिर कहां मिलेगी? मैंने शांत होकर कहा, हर इंसान को अपने घर जाना ही होता है। सुये वापस पिक्सल वर्ल्ड चली गई, अपनी इच्छा से भी और उस वर्ल्ड के रूल्स की मजबूरी सी थी। ऑफिस से घर आने पर शाओयन कैक्टस चुपचाप पॉट में बैठा था, बिल्कुल एक नॉर्मल इंडोर प्लांट की तरह। गेम इंटरफेस पर दिख रहा था कि गार्लिक ट्राइब का साइज स्टेडीली बढ़ रहा था। पॉपुलेशन 303 और फेथ 200 हो चुका था। टेंपल के अंदर ब्लैक रोब पहने सुये शांति से घुटनों के बल बैठी थी और स्क्रीन के सामने खड़े मुझसे ऑर्डर्स का वेट कर रही थी। मैंने डायलॉग बॉक्स में टाइप किया, क्या ट्राइब में हाल ही में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है? मास्टर, सब कुछ नॉर्मल है, कोई सस्पिशियस बात नहीं है। मैंने तुम्हें बारबेरियन ट्राइब की उस कोलैप्स्ड केव की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, उसका क्या रिजल्ट रहा? मास्टर, अंदर एक पैसेज था जो किसी दूसरे अननोन एरिया से कनेक्ट होता था, पर माउंटेन कोलैप्स होने की वजह से वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उसे यूज नहीं किया जा सकता। मास्टर, मैं आपसे टेम्पोररीली ट्राइब से लीव लेने की रिक्वेस्ट करती हूँ। कुछ समय पहले मैंने डाइंग प्रेयर से एक अनडेड को अवेकन किया था। उसने बताया कि साउथ डेजर्ट में एक ओएसिस है जहां बेडू ट्राइब रहता है। बेडू ट्राइब भेड़ और कैमल्स पालता है। वो बहुत ब्रेव हैं और उनके पास एक ऐसा पैसेज है जो एक दूसरे प्लेन एरिया से कनेक्ट होता है। मैं उस डेजर्ट में जाकर बेडू ट्राइब को ढूंढना चाहती हूँ और उन्हें आपका बिलीवर बनाना चाहती हूँ। मुझे सुये की स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था, तो मैंने कहा, ठीक है, जाओ। यस मास्टर। सुये टेंपल से बाहर निकली और वेस्ट डायरेक्शन के डेजर्ट में एंटर करके अपनी एक्सप्लोरेशन जर्नी पर निकल गई। मैंने टेबल पर रखे कैक्टस को देखा। शाओयन, मेरे लिए एक बोल नूडल्स बना दो, पिकल्ड पेपर वाले। कैक्टस, शाओयन, मेरे लिए एक बोल नूडल्स बना दो, पिकल्ड पेपर वाले। एक एग और एक हैम सॉसेज भी ऐड कर देना। यस, गॉड ऑफ शेकिंग। शाओयन पोर्ट से खड़ा हुआ, अपने शरीर से मिट्टी झाड़ी और कॉर्नर में रखे कार्टन बॉक्स से इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकालकर नूडल्स बॉयल करने चला गया। मैंने एक 2 BHK अपार्टमेंट रेंट पर लिया था अपने कॉलेज फ्रेंड जो जय के साथ। जो जय यहां नहीं रहता था। दूसरा रूम एक टेम्परेरी वेयरहाउस की तरह यूज होता था जहां काफी सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखे थे। आमतौर पर वो हर मंडे सुबह आता था स्टॉक निकालने और नया माल रखने। मैं वापस आकर मेन डोर को अंदर से लॉक कर लेता था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि शाओयन को कोई देख लेगा। विंडो के बाहर से स्ट्रे कैट्स की रोने जैसी आवाज आ रही थी। पता नहीं वो लड़ रही थी या डेट पर थी। दर्द के मारे मेरी आह निकल गई और मैं अपनी वेस्ट को रब करने लगा। तभी कंप्यूटर पर एक नया नोटिफिकेशन आया। गार्लिक ट्राइब ने राइटिंग इन्वेंट कर ली थी जिससे सभी लोगों की इंटेलिजेंस थोड़ी बढ़ गई थी। राइटिंग के आने से गार्लिक ट्राइब के पास अब रिकॉर्ड्स रखने की एबिलिटी आ गई थी जिससे वो अलग अलग रीजन्स में सिविलाइजेशन और फेथ को स्प्रेड कर सकते थे। अगर मेरी कमर में दर्द नहीं होता
तो मेरा मन कर रहा था कि मैं खुशी में वहीं पंच प्रैक्टिस शुरू कर दूं। राइटिंग सिविलाइजेशन का सिंबल थी। आखिरकार गार्लिक ट्राइब उस यूएन सिविलाइज्ड और बैकवर्ड एरा से बाहर निकल आया था। जैसे ही राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, गेम इंटरफेस भी अपडेट हो गया। स्क्रीन के टॉप पर पॉपुलेशन और फेथ के अलावा अब कुछ और रिसोर्सेज भी शो होने लगे। फूड, वुड, स्टोन, लेदर और सॉल्ट। हालांकि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिख रही थी, बल्कि वो बैटरी बार इंडिकेटर्स की तरह लग रहे थे। फूड का स्टॉक सबसे ज्यादा था, जो एक हेल्थी ग्रीन कलर में था। माउस कर्सर ऊपर ले जाने पर डिटेल्ड लिस्ट दिखी। वीट 80% था, मीट 10% था और बाकी मिसलेनियस चीजें थीं। सॉल्ट और लेदर भी ग्रीन जोन में थे। वुड येलो था, यानी शॉर्टेज थी, और स्टोन रेड था, जिसका मतलब था एक्सट्रीम डिफिशिएंसी। काम ना करते हुए मैंने थोड़ा सोचा और समझ गया कि राइटिंग के आने के बाद ही ये रिसोर्सेज अब वर्ड्स के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होगी और सोसाइटी का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा, इंटरफेस भी उसी तरह अपडेट होता रहेगा। अच्छी बात यह थी कि सिविलाइजेशन खुद ब खुद इवॉल्व हो रही थी। मुझे हर छोटी चीज को मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, बस मेजर डायरेक्शन को कंट्रोल करना था। गेम प्रॉम्प्ट्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे थे। आपने इस रीजन में गॉड बीस्ट को हरा दिया है, जिससे डिले ट्राइब का एटीट्यूड अब इंटिमेट हो गया है। डिले ट्राइब ने आपको एक सैक्रिफिशियल ऑफरिंग पेश की है। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग वर्ड सुनते ही मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। टेंपल पर क्लिक करने पर ट्रिब्यूट स्लॉट में एक चमकता हुआ आइटम दिखा, गोल्डन डाइस। हर बार रोल करने पर 2 फेथ पॉइंट्स कंज्यूम होते थे और अगर 6 नंबर आया तो एक और सैक्रिफाइस ट्रिब्यूट मिलता था। इसका ओरिजिन अननोन था, इसलिए मेरी एक्साइटमेंट पल भर में ठंडी पड़ गई। डिले ट्राइब ने गैम्बलिंग टूल ऑफर किया था। अब जबकि मैं फेथ वैल्यूज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो चुका था, गोल्डन डाइस का डिस्क्रिप्शन देखते ही मेरे दिमाग में एक ही फ्रेज आया, कुछ तो गड़बड़ है। गैम्बलिंग का कोर कॉन्सेप्ट ही फ्रॉड होता है। हर रोल पर 2 फेथ पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं, पर वो पॉइंट्स जा कहां रहे हैं? डिले ट्राइब के लोगों के मर्चेंट नेचर और उनके 3 गॉड्स को वर्शिप करने के स्टाइल को रिकॉल करते हुए मुझे डाउट हुआ कि इस गोल्डन डाइस के पीछे जरूर कोई गॉड बैठा है जो गेम चला रहा है। वो डिले ट्राइब का यूज करके हर जगह स्कैम्स कर रहा है ताकि दूसरे गॉड्स के फेथ सेविंग्स को लूट सके। एनजी के उस रॉबरी वाले तरीके से तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट और एफर्टलेस वे था। जहां तक 6 नंबर आने पर ट्रिब्यूट मिलने की बात थी, उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरह मैनिपुलेटेड थी। जब उनका मन करेगा तो विन दिखा देंगे, नहीं तो नहीं। ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला धोखा था। आइंस्टाइन ने सही कहा था, God doesn't play dice। पर जब किसी ने गिफ्ट भेजा है तो उसे ना लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सूये ने कहा था कि जो ट्रिब्यूट्स जरूरी नहीं होते, उन्हें फेथ फायर में जलाकर फेथ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। मैंने डायरेक्टली गोल्डन डाइस को टेंपल के बॉनफायर में फेंक दिया और कंफर्म हो गया कि यह वैसे भी बहुत सस्ता था। मैंने गार्लिक ट्राइब के जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया। बेसिन प्लेन एरिया उनका मेन बेस था, जहां अभी भी काफी लैंड अनडेवलप्ड थी। फॉरेस्ट नॉर्थ की तरफ स्ट्रेच हो रहा था। ईस्ट साइड एक रिवर से ब्लॉक्ड थी, वेस्ट में माउंटेन्स थे और साउथ में डिजर्ट था। हालांकि वर्ल्ड मैप एक्सप्लोरेशन के साथ बड़ा होता जा रहा था, पर आसपास कोई और ह्यूमन सेटलमेंट नहीं थी। फास्ट डेवलपमेंट के लिए दूसरे ट्राइब्स के साथ ट्रेड और मर्जर ही बेस्ट तरीका था। फिलहाल एकमात्र सेफ पैसेज माउंटेन्स के पीछे डिले ट्राइब का था, जिसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उनका पूरा कंट्रोल था। दूसरा पोटेंशियल पैसेज साउथ ओएसिस का बेडू ट्राइब था, पर सूये को उसे क्लियर करने में अभी टाइम लगना था। बारबेरियन ट्राइब के अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट से अलग डिले ट्राइब की स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल थी और वो एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे। शॉर्ट टर्म में दोनों साइड्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो सिचुएशन फिलहाल स्टेबल थी। राइटिंग इन्वेंट होने के बाद गार्लिक ट्राइब में एक और बड़ा चेंज आया। अब पिक्सल लोग सिंपल थिंकिंग सीख गए थे और सिर पर क्वेश्चन मार्क आना अब सिर्फ प्रॉफिट और शमन का प्रिविलेज नहीं रह गया था। मैंने अलग अलग लोगों के क्वेश्चन मार्क्स पर क्लिक करके उनके थॉट्स पढ़े। आज उठा तो बहुत भूख लगी थी, खाना खाया तो पेट भर गया, पर अगले दिन फिर भूख लग जाएगी। अगर हमेशा भूख लगनी ही है तो इंसान के खाना खाने का आखिरकार क्या मीनिंग है? वीट फील्ड्स में वीट गेहूं से ज्यादा तेज बढ़ती है। अगर गेहूं भी वीड्स की तरह खुद ब खुद उगता तो खाना कभी खत्म ही नहीं होता। कितना अच्छा होता। वीड्स की तरह खुद उगता और कभी खत्म नहीं होता, कितना मजा आता। एंड मीट बहुत टेस्टी है, वीट भी टेस्टी है और गार्लिक भी टेस्टी है, पर तीनों को साथ में कंबाइन करके खाना सबसे बेस्ट है। ये सीक्रेट शायद सिर्फ मुझे ही पता है। हे प्रॉफिट अब बूढ़े हो गए हैं और शामन भी बूढ़े हो गए हैं। मैं किसका सक्सेसर बनूं, प्रॉफिट का या शामन का? बहुत हेडेक है। उनमें से एक फार्मर के थॉट ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया। इस साल वीड्स और इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ऊपर से ड्राउट पड़ गया है, वीट की क्रॉप खराब हो सकती है। ट्राइब के सभी लोग वीट पर ही डिपेंडेंट हैं। अगर इस साल अच्छी हार्वेस्ट नहीं हुई तो विंटर में सबको भूखा मरना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं, केई और फार्मर्स ने भी यही सेम कंसर्न शो किया। वो फार्म्स को मैनेज करने के एक्सपर्ट्स थे, इसलिए एनवायरनमेंट और फूड को लेकर काफी सेंसिटिव थे। मैंने थोड़ा सर्च किया और नेक्स्ट रिमोट सपोर्ट आइटम फाइनलाइज किया। मैं किचन में गया, एक बड़ा पोटैटो उठाया और उसे माउस पर रख दिया। क्या आप पोटैटो अपने बिलीवर को गिफ्ट करना चाहते हैं? यस। ट्राइब के लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आने लगे। गॉड ने फिर से एक नया गिफ्ट भेजा है। पोटैटो जो मिट्टी के अंदर उगता है, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है और वीट से ज्यादा यील्ड देता है। एकदम नया फूड सोर्स। फार्मर्स के फेसेस पर स्माइलीज शो होने लगे। सुपर्ब। गॉड ऑफ शेकिंग को पता था कि इस साल हार्वेस्ट अच्छी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पोटैटो गिफ्ट किया। अब इस विंटर में कोई भूखा नहीं मरेगा। प्रेज द गॉड ऑफ शेकिंग। फार्मर्स ने तुरंत पोटैटोज को नए फील्ड्स में प्लांट कर दिया। ड्राई सीजन धीरे धीरे निकल गया। आसमान से थोड़ी बारिश हुई, पर ऑटम ज्यादा दिन नहीं टिका और स्नोफॉल शुरू हो गई। फार्मर्स के प्रेडिक्शन के मुताबिक इस साल वीट की हार्वेस्ट बहुत खराब रही। उसका शेयर 80% से गिरकर 40% हो गया, पर पोटैटो ने 3% गैप फिल किया। मीट 20% रहा। हालांकि टोटल फूड रिजर्व पर येलो लाइट जल गई थी। अच्छा हुआ कि पोटैटो का बैकअप टाइमली मिल गया, वरना विंटर में फूड शॉर्टेज बहुत बढ़ जाती। यह सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस का एक बड़ा एडवांटेज था। लोग सोच सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे और चिंता कर सकते थे, जिससे ज्यादा कम्युनिकेशन और एक्सपेरिमेंट्स होने लगे।
एक बैकग्राउंड गॉड होने के नाते मैं भी पिक्सल लोगों के डाउट से पिक्सल वर्ल्ड के मिनट चेंजेस देख पा रहा था और टारगेटेड एडजस्टमेंट्स कर सकता था। इस नॉर्मल से विंटर सीजन में 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला, डिले ट्राइब के लोग आए और उन्होंने हाई प्राइस पर हमसे काफी सारा फूड ग्रेन्स खरीदा। उनके मुताबिक लंबे ड्राउट की वजह से उनके कॉन्टैक्ट के बाकी सभी ट्राइब्स में फूड क्राइसिस चल रहा था। गार्लिक ट्राइब अब एक काफी रिच रीजन बन चुका था। दूसरा, डिले ट्राइब से 22 लोगों का एक इमिग्रेंट ग्रुप आया, जिसमें 2 कारपेंटर्स, 2 डॉक्टर्स और एक सॉल्ट मेकर था। हिस्ट्री में पहली बार गार्लिक ट्राइब ने प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट किया था। एक तरफ तो वो गॉड ऑफ शेकिंग के बारे में जानते थे और दूसरी तरफ फैमिन के दौरान फूड प्रोड्यूसिंग गार्लिक ट्राइब से बेहतर पेट भरने का मौका कहीं और नहीं था। कारपेंटर्स के पास लॉगिंग और वुड प्रोसेसिंग की स्किल्स थीं। उन्होंने विंटर में फॉरेस्ट जाकर लकड़ काटना शुरू किया और गार्लिक ट्राइब का पहला वुडन हाउस बनाया। डॉक्टर्स ने उस गैप को फिल किया जहां पहले सिर्फ शामन ही मेडिकल ट्रीटमेंट जानता था। उन्होंने फॉरेस्ट से हर्ब्स कलेक्ट करके लोगों का इलाज किया और कई लाइव्स बचाई। सॉल्ट मेकर ने वेस्ट माउंटेन्स में कुछ एडिबल सॉल्ट ढूंढ निकाला। हालांकि प्रोडक्शन लो था, पर इससे ट्राइब को सॉल्ट का एक नया सोर्स मिल गया। मैंने अपने लिए एक बेजिंग स्टाइल कोला निकाली, क्यूकम्बर फ्लेवर्ड चिप्स का पैकेट खोला और स्क्रीन पर ट्राइब के लोगों को मेहनत से काम करते हुए देखने लगा। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं उन्हीं का एक पार्ट बन गया हूं और मेरी अपनी बॉडी में भी एक नई एनर्जी आ गई है। मैं डाइस नहीं रोल करता, मुझे तो बस एक स्टेडी और सिक्योर हैप्पीनेस चाहिए।